आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और मैं हूं सैयद फैसल अली। आज मेरे साथ बिहार के साबिक वजीर आला जीतन राम मांझी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे उनके सियासी भविष्य को लेकर के, उनकी नई पार्टी को लेकर के और जिस तरह की बातें उनको लेकर के आजकल मीडिया में है, उन सारी चीजों पे। मांझी जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले मांझी जी, आपसे ये जानना चाहिए कि जिस तरह से जो स्थिति बनी, आपने इस्तीफा दिया और उसके बाद अपनी पार्टी बनाई है, क्या लगता है कि आपने जो पार्टी हम बनाई है उसका राजनीतिक भविष्य बिहार में है? देखिए, अभी पार्टी हमने बनाई नहीं है, एक मोर्चा बनाया है और मोर्चा के तहत प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन करते रहे हैं और 20 अप्रैल को राज्य स्तरीय गरीब स्वाभिमान रैली हमने किया है और उस दिन ऐलान किया था कि हम भावी रणनीति में राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और फिर ये भी घोषणा कर दिया था कि 10 मई को हम पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण करेंगे। 8 अप्रैल को ही पटना में पीसी करके हमने घोषणा किया और जिसके तहत प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में श्री शकुनी चौधरी जी को हम लोग मनोनीत किया। तो पार्टी तो बना लिया आपने? पार्टी नहीं, अभी भी मोर्चा है और मोर्चा को ही राजनीतिक पार्टी का स्वरूप देने के लिए जो औपचारिकताएं होती है, फॉर्मेलिटीज होती है, वो फॉर्मेलिटीज का काम शुरू हो गया है। 1-2 दिन में उसमें है इलेक्शन कमीशन कि कम से कम 104 मेंबर होना चाहिए, कुछ ऑफिस बीरर होना चाहिए। मेंबर जो होंगे उनका सर्टेन क्वालिफिकेशंस हैं, इनकम टैक्स क्लियरेंस होना चाहिए, तो वोटर लिस्ट का होना चाहिए, तो आईडी कार्ड होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ये सब में समय लग रहा है। हम समझते हैं कि 1-2 दिन में ये सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को तो नाम आप यही रखिएगा? हाँ, नाम हमारा अभी यही है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। और जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा है, हिमाचल विकास मोर्चा है, उसी प्रकार से हम उसको रखेंगे और हम इलेक्शन कमीशन से पत्राचार कर अनुरोध करेंगे कि आप मेरे पार्टी का जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन दे दीजिए, सिंबल लेट आउट कर दीजिए ताकि हम आगे की कार्रवाई करें। तो वो प्रक्रिया अधीन में है। आपको क्या लगता है कितना समय लग जाएगा? बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले आपको जो चुनाव चिन्ह अलॉट हो जाएगा, पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इसमें कोई बाधा तो नहीं आएगी? देखिए, विभिन्न प्रकार की बातें आ रही है सामने। कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी के रजिस्ट्रेशन में बहुत औपचारिकताएं पूरा करनी होती है, वेरिफिकेशंस होता है, वो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी समय लग सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, 15-20 दिन में भी हो सकता है, 1 महीना में भी हो सकता है। हम एक लायर को लगाए हुए हैं, उनसे इलेक्शन कमीशन के माननीय जो हमारे पदाधिकारी हैं उनसे दरियाफ्त करना है कितना दिन में वो हो सकेगा। हम समझते हैं कि अगर 2 महीना में सारी प्रक्रिया पूरा होकर के रजिस्ट्रेशन और हमारा सिंबल मिल जाता है तो फिर कोई ज्यादा विलम्ब नहीं होता है, फिर हम देख लेंगे। इन द मीन टाइम मोर्चा के माध्यम से ही सेकंड फेज का जो मेरा कार्यक्रम है वो प्रारंभ होने जा रहा है। आपको 17 मई से 17 मई को हम लोग कुढ़नी एक विधानसभा है मुजफ्फरपुर में, वहां जाएंगे। 18 को मोतिहारी जाएंगे, 19 को आप राजनीतिक तौर पे पूरी तैयारी कर दिया है। अब कंस्टिट्यूंसी वाइज हम जाना प्रारंभ कर दिया है। हमारा मोर्चा के तहत कार्रवाई हम कर रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन कमीशन हमको मोर्चा को पार्टी की मान्यता देती है तो फिर सिंबल इत्यादि का प्रचार प्रसार होते रहेगा। लेकिन एक चीज बताइए, आपने जब पटना में रैली की थी जिसका काफी प्रचार हुआ था, उसके बारे में बहुत तरह की बात कही थी, आपने कहा था 5 लाख से ज्यादा कम लोग आएंगे तो मैं पॉलिटिक्स से संन्यास ले लूंगा। सही बात, जाहिर सी बात है, 5 लाख तो छोड़ दीजिए, 2 लाख 1 लाख भी लोग नहीं आए। आप परिस्थिति को समझिए। नहीं तो क्या आप उसके बाद संन्यास लेने की बात से वापस? संन्यास लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मेरा कहना है कि लोगों को उत्साहित करने के लिए एक जुमला होता है, वो जुमला हम लोगों ने कहा था और यही कारण है कि हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनके दिमाग में भय हो गया कि हमारे नेता जो कह चुके हैं अगर हम लोग नहीं जाएंगे
तो निश्चित है कि संन्यास ले लेंगे तो फिर हमारा देखने वाला कौन होगा जो हमारे बारे में सोचे हैं, बोले हैं, 34 निर्णय लिए हैं। और यही कारण है कि आप देखे होंगे प्रचंड गर्मी के बाद लोग आए, लोग आए नहीं जितना आपने दावा किया था। हम तो कहा ही कि हमारा दावा तो इस रूप में था कि तो आपको मायूसी हुई? लोगों में कोई मायूसी नहीं, बल्कि उत्साह हुआ है। उत्साह इसलिए हुआ है कि हमारे गरीब तबके लोग बिना संसाधन के, बिना बुलाए आ गए। आप ही कह रहे हैं 2 लाख, हम तो कहते हैं कि 3 लाख। 2 लाख भी नहीं है, हम लोग का एस्टिमेशन है कि 50,000 लोग आए। नहीं, गलत है। 50 लाख तो दिन में अगर किसी पक्षी को नहीं सूझता है तो उसमें आप बता दीजिए कितने लोग आए होंगे? हम कहते हैं 2.5 लाख से नीचे नहीं था। 2.5 लाख से नीचे नहीं था। उसमें भी कह रहे हैं प्रचंड गर्मी और जो फसल कटाई का मौसम। और दूसरी बात, नीतीश कुमार जी ने हर कलेक्टर को, हर एसडीओ को पैगाम दे रखा था कि कोई बस नहीं दे, और वो बस देगा तो उसका परमिट हम खत्म कर देंगे। तो कोई बस देने को तैयार नहीं हुआ। फिर जो बसें आई भी झूठ बोल करके कि हमको 5,000 नहीं, हमको 50,000 मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है, तो हम जाएंगे। उन लोगों को 10 किलोमीटर टाउन से बाहर रोक दिया गया। हमारे जवान तबके के जितने लोग हैं तो पहुंच गए। बूढ़ा बूढ़ी जो आने वाले थे या तो रास्ते में रहे, नहीं तो गाड़ी में रुके रह गए। सब मिलाकर के 3-4 लाख आदमी हमारे आ चुके थे, और वो संख्या बहुत भारी है। बिहार का कोई भी नेता बिना संख्या का, एक व्यक्ति के नाम पर जितनी संख्या आप बोल रहे हैं वो हम कर रहे हैं, जुटा दे तो मैं समझता हूं कि हाँ ठीक है। आज बिहार में किसी में दम नहीं है, चाहे लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो। हमने तो देखा भाजपा का भी रैली हमने देखा, वहां पर कितना जुटे थे। वो जितना 4 लाख स्क्वायर फीट में उन्होंने पंडाल बनाया था, हम 3 लाख स्क्वायर फीट और जोड़ाए थे, और वो बैठने का इंतजाम किए थे। बीच में गैलरी उन्होंने छोड़ा था, लेकिन मानिए ये बताइए छोड़ा, सब पैक था। और उसके अलावा भी अगल बगल पेड़ स्थलन लिए हुए थे। तो ये तो देखने वाले की बात है, और लोग महसूस करते हैं। भले पत्रकार लोग जिनकी नजरिया हमारे प्रति बहुत अच्छी रही है, सब कोई जानता है, तो अपने चश्मा से देखते हैं, तो हमको कुछ नहीं कहना है। उनका चश्मा काला रहे, हरा रहे, कोई मतलब नहीं, लेकिन हम संतुष्ट हैं। और यहाँ रैली से संतुष्ट है एकदम निश्चित 100%। नहीं, लेकिन ये बताइए, कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस तरह से आपने आखिरी मोमेंट में रिजाइन कर दिया था, वोट आपने फेस नहीं किया, फ्लोर पे आप गए नहीं असेंबली के, और आपने रिजाइन कर दिया, तो इसके वजह से भी आपके जो कार्यकर्ता थे, ये जो आपके समर्थक थे, जो लोगों को ला सकते थे, उनका कहीं ना कहीं मनोबल, उनकी जो उनको मायूसी हुई, इसलिए ऐसा हुआ। क्यों ऐसा आपने किया? इतना आपने बहादुरी से लड़े, कोई मायूस रिजाइन कर रहे हैं, उनमें कोई मायूसियत नहीं थी, कोई मायूस नहीं हुए थे, सब अति उत्साहित थे। लोग छाती पीट करके रह गए अपने घर पर कि हमको कोई साधन नहीं मिला। अगर साधन मिलता, हमारे पास पैसे होते, तो अगर हम 500 लाए थे, इस्तीफा देने का जो ये था उसका कोई असर नहीं पड़ा। आपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसी का तो असर था, उसी का तो असर था। उससे लोगों का मनोबल नहीं गिरा? एकदम नहीं गिरा इस रूप में, बल्कि और बढ़ा कि इसका हम बदला नीतीश कुमार से अगला चुनाव में लेंगे। नहीं, लोग ये कहने लगे मांझी जी, लोग इसके ऊपर कैसे भरोसा करें? इन्होंने हम लोगों को सबको सामने रखा, हम लोग सारे इनके साथ रहे, लेकिन उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ऐसे पे हम कैसे भरोसा करें? एक गलत नोशन है। भरोसा किस बात की थी? भरोसा तो यही थी, उनको डर था। आप लड़ते, आप हाउस में जाते? क्यों जाते? वो ब्लड शेड होता, और ब्लड शेड होता, छोटी मोटी घटना ये करवा करके हमारे लोगों की सदस्यता गायब कर देते। आज देखे नहीं कि गलत बात कर करके लोगों की सदस्यता ले ली है। और यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो क्या खुर्शीद आलम साहब और क्या कौन वकील रख करके लगा कि जैसे कितना इज्जत का सवाल है, आज उसको एनल करने के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं। हमारा कहना है कि विधायकों को तो हमने इज्जत बख्शी थी। जिस विधायक को नीतीश कुमार जी ने चोर कहा, कमीशन खोर कहा, और ये कह करके जो एमएलए कोटा था उसको उन्होंने काट दिया था, और हमारे एमएलए आकर रोते थे हमारे नजदीक में कि हम गरीब कार्यकर्ता के यहाँ जाते हैं, अगर चाय की बात होती है तो उनके माता पिता मना कर देते हैं कि क्या कमाई करके लाए हो कि तुम चाय पिलाओगे। उस कार्यकर्ता को हमने वही किया कि 10% कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट जो दूसरा कोई खाता है, वही 10% कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट में लेकर के हमारा कार्यकर्ता कम से कम सर्वाइव करे। तो उन लोग को हमने जीने का एक प्रतिष्ठा दिया था। लेकिन
बात सही है कि हमारे कुछ जो हुक्मरान नहीं कहिए बल्कि नेता लोग कहिए कि जमहूरियत का जो हिसाब होना चाहिए वो धागा में नहीं बने। मसलन पार्लियामेंट मांझी जी, यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मांझी जी से बातचीत जारी रहेगी। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर। हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आई नए आलम, रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ जीतन राम मांझी बने हुए हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, उनके लोगों का, उनके कैडर का मनोबल बहुत ऊंचा है, वो मॉरली बहुत हाई हैं, बहुत ज्यादा इंथुसियास्टिक हैं, और इनके इस्तीफा देने से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने अपने एमएलएस को इज्जत बख्शी, इन्होंने बहुत सारे काम किए जो ये गिना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी ये बात कहीं ना कहीं हर वक्त आती है मीडिया में, हर वक्त आती है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सर्किल में, कि शायद जीतन राम मांझी ने इस्तीफा दे करके कैडर्स को निराश किया। मांझी जी, जिस तरह से आपका एक व्यक्तित्व बना, जिस तरह से आप उभर के आए जब आप चीफ मिनिस्टर बने, जाहिर सी बात है चीफ मिनिस्टर पहले भी आपको बड़ा लंबा राजनीतिक करियर रहा है, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये माना जा रहा था कि आपने जो दबे हुए लोग हैं, जो निचला तबका है, उनका एक स्वर निकल के आया, जीतन राम मांझी। वो स्वर पूरी तरह से, अगर हम हिंदी में कहें, मुखर होने से पहले ही कहीं ना कहीं दबा दिया गया। किन लोगों ने की ये साजिश? देखिए, ये आप लोगों का वर्सन है और आप लोगों का लिटरेचर है। जो मुखर हुआ था, मुखर है और मुखर रहेगा, और दिनों दिन उसमें मुखरता ज्यादा होती जा रही है। और समय आप देखेंगे 2015 के नवंबर के चुनाव में, आज जन जन में, सिर्फ गरीब में जो हमने डिफिनीशन दिया और काम किया कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट नहीं है, उसमें अति पिछड़ा भी है, माइनॉरिटी हैं, सवर्णों का भी गरीब तबके के लोग हैं, जिसके बारे में हम अनुशंसा मांगी थी, सवर्ण आयोग आज दे रहा है। उसके पहले ही हमने कह दिया था कि उनको इंदिरा आवास मिलना चाहिए, उनको स्टाइपेंड मिलना चाहिए, और तरह की सुविधाएं सवर्णों को ही मिलना चाहिए। बेशक उनकी जनसंख्या के आलोक में गरीब की संख्या 10% वहां है, जबकि शेड्यूल कास्ट में जो जनसंख्या है उसका 99% लोग गरीब हैं। बैकवर्ड में उसी तरह से कुछ ज्यादा है। आपके साथ कौन लोग? अगर मैं सीधा पूछूं कि जीतन राम मांझी अब एक पॉलिटिकल प्लेयर हैं जो अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं, उनके साथ कौन लोग हैं? आपका जनाधार क्या है, आपका बेस क्या है? हमारे साथ जो गरीब के बारे में लोग बात करते थे, गरीब का वोट लेने की बात करते थे, गरीब के लिए कुछ किया नहीं, और जब जीतन मांझी आया तो अपने 34 निर्णय के अलावा बहुत पहले भी बहुत सा निर्णय ले लिया था और निर्णय लेने वाला था। तो हमने अपनी मंत्रिमंडल से निर्णय लेकर के बतला दिया कि हमारा इंटेंशन गरीब तबकों के विकास के लिए है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे सवर्ण हो। ये बातें आज इतनी घर कर गई है, भले आप लोगों को पता चले या न पले, हमको यही जानकारी मिल रही है, फीडबैक हो रहा है कि जीतन जी, आपने जो किया आज तक किसी ने नहीं किया, और आप आगे बढ़ते जाइए। भविष्य में हर तरह से हम आपके साथ हैं। और सिर्फ ये बिहार में ही नहीं, कल हम जब इंडिगो प्लेन से नीचे जब हम उतरे
और थोड़ी देर अपने वाइफ की प्रतीक्षा करने लगे तो सैकड़ों लोग आकर के, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, सेल्फी फोटो लेने के लिए, फोटोग्राफ करने के लिए। ये क्या, केरल के तो एक आदमी ने हमको कह दिया, आप ये कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पे आने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी तैयारी कुछ नहीं है, हमारी तैयारी कुछ नहीं, हमारी तैयारी एक चीज है। अगर आप अपने आप को पोजीशन में देख रहे हैं, चिड़िया के आंख को हम देख रहे हैं। अगर चिड़िया के सारे अंग को देखेंगे तो चिड़िया का आंख नहीं। चिड़िया की आंख क्या है? तो चिड़िया का आंख है कि बिहार में राजनीतिक रूप में नीतीश कुमार को हम किस प्रकार से हाशिया पर ला दें, किस प्रकार से ये तो अच्छी राजनीति नहीं है। नीतीश कुमार से आपकी लड़ाई है, इसलिए नीतीश कुमार से लड़ाई को पर्सनल थोड़े है। हम तो उनके बारे में सदा कहा है, आज भी कहते हैं कि आज भी मेरे घर में कहीं फोटो है तो वो नीतीश कुमार जी का है। लेकिन जिस समय वो थे उस समय का, आज जो परिस्थिति आई है, गरीबों के हित में उन्होंने बड़ा गलत काम किया, माइनॉरिटी के हित में बहुत गलत काम किया। जो सारा निर्णय लिया उसको उन्होंने कैंसिल किया, उसको हम एक तरह से इलेक्शन का एजेंडा बनाएंगे और उस चीज को बिहार नहीं हिंदुस्तान के अन्य राज्य लोग भी देख रहे हैं। और लोग का कहना है कि आप अपने राज्य में तो पॉपुलर है ही हैं, हमारे राज्य के भी लोग, बहुत लोग आपका फैन हो चुके हैं। इसलिए हम इस तरह से कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को देश की राजनीति में भी कहीं ना कहीं आने की सोच रहे हैं। प्रकारांतर से पहला स्टेप बिहार को ठीक करना है। बिहार को पहले ठीक करना है, उसके बाद आप देश की राजनीति में आइएगा। 2017 के इलेक्शन में हो सकता है आपकी पार्टी नेशनल इलेक्शन भी रहे, पार्लियामेंट्री इलेक्शन। निश्चित रूप में 7 राज्य से तो ऑप्शन आ चुका है। 7 राज्यों से दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश से भी इवन हाल में आया है। तो 7-8 राज्य से तो हम सिर्फ अभी ये जो जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का विलय का मामला था, टेक्निकल दृष्टिकोण से हम उनको देख रहे थे कि क्या करना है, इसलिए हम अभी पता नहीं खोले थे। और जिस दिन ये निश्चित रूप में कि क्या करने वाले हैं, जो लगभग हो गया। आपके पत्ते में कमल भी है? नहीं, कमल नहीं है। कमल ये है कि नीतीश कुमार को डाउन करने के लिए, अगर मुझे याद है गांधी जी, आप यहाँ पर याद दिलाऊंगा, मैंने आपका यही इंटरव्यू किया था और आपने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। नहीं, मैंने ये कहा था, जैसे देखिए, क्या आप भाजपा के साथ जा रहे हैं? पटना, दिल्ली कहते हैं, पटना में एक ये है कि एक नाग होता है, एक सांप होता है। तो अगर नाग को पछाड़ने के लिए सांप को अगर छोड़ना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि सांप भी विषैला है, वो भी काटेगा तो मर जाएगा। लेकिन नाग है, फुफकार देगा, उससे आदमी की होगा। तो जो लेसर इविल है उसको छोड़ा जा सकता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि लेसर इविल बिहार के मामले में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लेसर इविल है, यानी आप ऑप्शन ओपन रख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। पहले आज ही नहीं, अनेक दफा हमने कहा है कि नीतीश कुमार जी को हाशिए पर लाने के लिए हम प्री पोल किसी से हम एग्रीमेंट नहीं करेंगे, पोल गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन पोल के बाद, पोस्ट पोल में यदि सरकार बनाने में या किसी को बनने देने में सहयोग लेना होगा तो देना होगा, तो हम वहां पर नीतीश कुमार और उनके गठबंधन को छोड़ करके किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, जिसमें भाजपा भी है। मांझी जी, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले आप भाजपा के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे? किसी, भाजपा ही नहीं कहिए, किसी भी दल के साथ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं? किसी भी दल के साथ मेरा कोई अंडरस्टैंडिंग, इंक्लूडिंग भाजपा? हाँ, इंक्लूडिंग भाजपा आप कर सकते हैं, के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, यानी चुनाव आप अकेले लड़ेंगे? निश्चित रूप में अकेले लड़ेंगे। चुनाव के बाद बिहार के लोगों को 243 भरोसा है, 243 सीट है, 243 पर लड़ेंगे। हमको पूरा भरोसा है बिहार की जनता पर और गरीबों पर और उनकी एकता पर, और हम समझते हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में आगे आने वाली सरकार में उनकी अहम भूमिका होगी। इसीलिए हम उनके विश्वास को तोड़ेंगे नहीं, उनके विश्वास नहीं तोड़ेंगे। यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानना चाहेंगे कि इनकी इस बार की राजनीति में क्या रणनीति होगी। लेते हैं ब्रेक। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना,
हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर खैर मकदम। हमारे साथ मौजूद हैं जीतन राम मांझी, बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए वो इलेक्शन से पहले किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, किसी पार्टी के साथ नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद ये अपने अलायंस का ऑप्शन ओपन रखना चाहते हैं। आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, एक हैदराबाद के एक पार्टी है और एक लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, उनके बारे में हमें मालूम हुआ है कि माइनॉरिटी में उनका पैठ है। माइनॉरिटी के विकास के लिए चाहे लिटरेचरी हो, सोशली हो या रिलीजियसली हो, वो विकास के लिए काम करते हैं। हमारी मुलाकात नहीं हुई है, हमने सुना है। और गरीबों की बात सदा करते हैं। इवन हिंदू गरीब के बारे में भी बात करते हैं। जहां तक मस्जिद मंदिर का झगड़ा है उसमें भी वो न्यूट्रली बात करते हैं। हमको सुन करके बड़ी श्रद्धा आई है, हम उनसे मिलना चाहेंगे। अगर मिले और जिन बातों की चर्चा किया, आप यानी कि असदुद्दीन ओवैसी से मिलने में इंटरेस्टेड हैं? हाँ, हम ये जो सुना है उसके आधार पर हमारी बात जाती है दिमाग में बात कि वैसे आदमी से मिलना चाहिए। अगर मुलाकात हमारी हुई और जिस क्राइटेरिया को हमने अपनाया कि वो मंदिर मस्जिद को एक पैरेलल में देखते हैं, धर्म से, धार्मिकता से, कट्टरवादिता से कोई मतलब नहीं, गरीबों में चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उनके लिटरेचर के लिए, माने पढ़ाई के लिए, उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए, उनका राजनीतिक डेवलपमेंट के लिए यदि वो कटिबद्ध हैं तो हमको उनसे बात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन सहारा भी लेना होगा तो हम उनसे सहारा लेने, यानी आप उनके साथ अंडरस्टैंडिंग करने को भी तैयार हैं, किसी तरह का अलायंस करने को भी तैयार हैं अगर इन बातों पे अगर एक राय हो जाती है? प्रोवाइडेड जिन शर्त को हमने रखा है उस शर्त पर अगर वो आते हैं तो निश्चित रूप में उनसे हम बात करेंगे। आपको ये लगता है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि किसी दूसरी पार्टी से, जो बिहार की जो पार्टी है, जो क्षेत्रीय पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ हम अलायंस अभी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के साथ अगर हो तो मैं बात कर सकता हूं? कारण है चूंकि लालू जी को भी हमने देखा है, नीतीश जी को भी हमने देखा है, अन्य लोगों को भी हमने देखा है, उनमें सिर्फ बात की रही है। उन्होंने सिर्फ सिद्धांत दिया, उनको मौका मिला कार्य करने का, कार्य नहीं हुआ। तब तो हमको जब मौका मिला कार्य करने का और कार्य किया तो दोनों इस प्लेटफॉर्म पर फेल नजर आए। नीतीश कुमार जी ने तो हमारे सारे निर्णय को कैंसिल कर दिया और लालू जी जो कहते थे कि बैंक चलाने खाने वालों, चूहा खाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। और जब हम 1966 का ऑनर्स ग्रेजुएट और 35 साल की राजनीति का अनुभव लेकर के जब हम मुख्यमंत्री के कुर्सी तक गए तो हमको हटाने के लिए वो राज्यपाल महोदय के राजभवन और प्रेसिडेंट साहब के लालू जी को ये लगता है, मेरी भी बातचीत हुई, लालू जी को भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने उनके साथ कोई बातचीत नहीं की। नहीं, बात ये बताइए, लालू जी के साथ जाने का या लालू जी के साथ किसी तरह की बातचीत का रास्ता खुला है या बंद? लालू जी के बारे में तो कल हम बोल चुके हैं। कल हम पटना में कल ही पीसी किया है और हमने कहा है कि लालू जी कहते हैं कि जीतन मांझी ठीक है, जीतन मांझी हमारे पास आ जाए तो हम स्वागत करेंगे। हमने कहा है उनको कि हमको हमारा उनके पास जाने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए कि उनका नेता अभी नीतीश कुमार बने हुए हैं। जिस दिन नीतीश कुमार को नेता पद से हटाने की बात करेंगे और हमको नेता पद पर पदस्थापित करने की बात करेंगे, क्या ये संभव है? आज की नहीं संभव है तो नहीं संभव है। दुनिया में क्या नहीं होता है, दुनिया में क्या नहीं मांझी जी ऐसे अगर सोचिए कि देखिए बिहार के आप नेता हैं, आपको मालूम है कि बिहार की जो राजनीतिक सिचुएशन है उसमें नीतीश कुमार अभी चीफ मिनिस्टर हैं और बिहार के एक बड़े नेता हैं और उनको आगे करके ही चुनाव लड़ाया जा सकता है, उनको माइनस करके नहीं रखा किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपकी ये जिद या ये शर्त कि नहीं माइनस नीतीश हम लालू जी से बात कर सकते, कहीं आपको लगता नहीं कि प्रैक्टिकल बात नहीं है? कहीं पे आप लोग 100% व्यवहारिक बात है। और जिन बात की चर्चा किया कि नीतीश कुमार जी बहुत बड़े नेता हैं, हम भी भ्रम में थे कि बहुत बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार जी ऐसा
हम कहते हैं कथनी और करनी में फर्क रखने वाला आदमी अभी के पॉलिटिक्स में नहीं है। आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और मैं हूं सैयद फैसल अली। आज मेरे साथ बिहार के साबिक वजीर आला जीतन राम मांझी मौजूद हैं। उनसे देखिए इस परसेप्शन को हम यही कहते हैं कि अंदरूनी बात यह है कि जो माइंडसेट है फ्यूडलिज्म का, उसमें इसी प्रकार का परसेप्शन होता है कि गरीब का या गरीब से बिलोंग करने वाले लोगों को अंडरमाइन करते हैं। जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो शायद यही सोच के बनाया गया होता कि जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो जो हम कहेंगे सो करेगा। और जब हम अपनी बात करने लगे तो देखे कि क्या क्या हुआ। कई एक बार ऐसा हुआ है कि जब मंत्रिमंडल में भी थे उनके, हम सीतामढ़ी के इंचार्ज मिनिस्टर थे, सब लोग कहते थे कि जीतन मांझी होगा। जब वहां पर कर्पूरी ठाकुर जी बगल में रहते थे, रघुवंश जी रहते थे, ऊपर रघुनाथ झा रहते थे, ऐसे ऐसे बिजार्ड लोगों के सामने जब हमने मीटिंग कंडक्ट किया और हम अपनी बात को चलाया, उसमें भी लोग कहते थे कि जीतन मांझी को हम समझते थे वो गलत हम समझते थे। तो कहने का नीतीश जी कहीं गलत समझ गए, एकदम गलत समझ गए थे। इसीलिए हमने कहा वो कहीं कहते हैं कि हम गलत समझ गए किया, तो हमने कहा कि नहीं, आप महागलती किया है, महागलती किया है। और आप कहते हैं कि अपराध किया है। शेड्यूल कास्ट को अंडरमाइन कर करके देखना शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट के परिधि में आता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपने तो क्राइम किया है, अपराध किया है। ये बताइए कि कहीं, चलिए आपने कहा कि लालू जी के साथ आपने ये शर्त रखी, नीतीश जी के साथ आपके जाने का कोई अर्थ नहीं बनता है, कहीं ऐसी कोई गुंजाइश हो सकती है मांझी जी कि आप कांग्रेस के साथ किसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग आपकी हो? कहीं ना कहीं आपको ये तो लगता होगा कि अकेले रह करके आप कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं कर सकते हैं बिहार में अभी। देखिए 43 मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जो मन अपना छोटा इतना कर लेगा वो कैसे पॉलिटिक्स कर सकता है। हमसे नरेंद्र मोदी जी पूछे थे कि जीतन जी आपसे मैं सीख रहा हूं कुछ, हम क्या सीखते हैं? तो उन्होंने कहा कि आपके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान देखते हैं, इसका क्या राज है? तो हमने कहा कि सर, जो एक बार विपत्ति को देखा है, 2 बार विपत्ति को देखा है, वो मुरझा जाता है। लेकिन जो विपत्ति में ही जन्मा है तो विपत्ति से तो वो समझौता कर लिया है, तो इसलिए उसको क्या है? तो कहने का ये कहते हैं कि आपने मोदी से समझौता कर लिया। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो बचपन से ही लिया है रिस्क। हम नौकरी में थे, जब नौकरी छोड़ने की बात आई तो दुनिया में कोई नहीं कहा था कि नौकरी छोड़ के पॉलिटिक्स में जाइए। हम किया, आज पॉलिटिक्स में है। उसी प्रकार से ये भी मेरा एक एक्सपेरिमेंट है कि हम स्वयं चुनाव लड़ेंगे, अकेला चुनाव लड़ेंगे और हमको बिहार के गरीब के जनता पर, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, अति पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो, सवर्ण के लोग हो, एक होकर के इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड एंड पार्टी पॉलिटिक्स हमको लोग मदद करेंगे। वे चाहते हैं कि बिहार में एक बार मौका मिले जीतन राम मांझी जी। इसीलिए लोग कहते हैं, आपने जो बात कही कि हम अकेले 243 सीट पे लड़ेंगे, तो इसलिए लोग कहते हैं कि मोदी जी के यहाँ गए थे, वहां कोई समझौता हो गया है और ये आ करके यहाँ पे वोट काटने कोई समझौता नहीं। यही तो विडंबना है। हम मोदी जी से मिलते हैं तो समझौता करने जाते हैं, हम मोदी जी से मिलते हैं तो भाजपा में जाते हैं। और नीतीश कुमार